हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटी कन्वल्सेंट, जो कि फार्मेकोलॉजी में 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते कि एंटी कन्वल्सेंट होते क्या। नाम से समझ में आ रहा है कि जो ड्रग्स हम कन्वल्सन्स, सीजर्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम एंटी कन्वल्सेंट कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स आर ड्रग दैट प्रिवेंट आर रिड्यूस द सेविरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। मतलब एंटी कन्वल्सेंट वो ड्रग होते हैं जो क्या करते, प्रिवेंट करते यानी रोकते हैं, या जो सीजर्स के झटके आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, उसकी सेविरिटी को कम करते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। जो अलग अलग टाइप के एपिलेप्सी में अगर जो सीजर्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंटी कन्वल्सेंट या करेंगे या तो सीजर्स को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, या उसकी सीवियरिटी को कम कर देंगे। फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार जो सीजर्स आ रहे हैं उसको कम करेंगे, और जो सीवियर फॉर्म में सीजर्स आ रहे हैं उसको कम करेंगे। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। एंटी कन्वल्सेंट कैन प्रिवेंट आर रिड्यूस एक्सेसिव डिस्चार्ज आर न्यूरॉन्स विथ सीजर फोकाई टू नॉर्मल न्यूरॉन्स। मतलब एंटी कन्वल्सेंट क्या करते, कैसे वर्क करते ये देखते। तो एंटी कन्वल्सेंट क्या करते हैं, प्रिवेंट करते यानी रोकते हैं, या रिड्यूस करते यानी कम करते हैं एक्सेसिव डिस्चार्ज होने का न्यूरॉन से सीजर फोकाई। सीजर फोकाई का मीन्स होता है ब्रेन का वो पार्ट जहाँ से सीजर्स स्टार्ट होते हैं, जहाँ से सीजर्स का स्टार्ट होता है। तो वहाँ से क्या करना, एक्सेसिव डिस्चार्ज होना, जो न्यूरॉन्स का डिस्चार्ज हो रहा है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, या तो ये एकदम से बंद कर देंगे जो एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है न्यूरॉन्स का सीजर फोकाई से, या तो कम कर देंगे जिससे कि सीजर्स के जो सीवियरिटी है वो कम हो जाए, या फ्रीक्वेंसी है जो बार बार सीजर्स आ रहे हैं, सीजर्स के झटके, वो कम हो जाए। इसके अब हम कुछ ड्रग्स भी देख लेते हैं, जैसे कि फेनिटोइन। फेनिटोइन एक एंटी कन्वल्सेंट है जो कि हम 100 mg BD देनी दिन में 2 बार। फिनोबार्बिटोन 50 से 100 mg ओरली देते हैं 2 to 3 टाइम्स डेली। ऐसे ही क्लोनाजेपाम है जो कि 1.5 mg पर डे देते हैं। डाइजेपाम है 5 से 10 mg IV स्लोली। लोराजेपाम 4 mg IV स्लोली। जितने भी लास्ट में ये जेपाम है वो सारे ही एंटी का, जैसे कि क्लोनाजेपाम, डाइजेपाम, लोराजेपाम, ये याद करने में भी इजी रहेगा। तो याद रखिए जितने भी ड्रग्स के लास्ट में जेपाम आता है वो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं। ये सारे जो डोजेज है वो अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। अब हम इसकी इंडिकेशंस देख लेते हैं कि कब कब हमको एंटी कन्वल्सेंट देने हैं। फेनिटोइन कैन बी यूज्ड इन ऑल एपिलेप्सी। हमने ऊपर देखा ना फेनिटोइन, तो किसी भी टाइप की एपिलेप्सी हो, चाहे वो स्टेटस एपिलेप्सी हो, चाहे साइकोमोटर वाली हो, किसी भी टाइप की एपिलेप्सी में हम फेनिटोइन ड्रग्स दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन कैन बी यूजफुल इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। जो बेंजोडाइजेपिन है उसको यूजफुल उसको हम किस में यूज करते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस का मीन्स होता है मल्टीपल एपिलेप्सी। मतलब ऐसी एपिलेप्सी, ऐसे सीजर्स जिसके जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 मिनट से ज़्यादा का कंटिन्यू सीजर 5 मिनट से भी ज़्यादा आ रहा है, और जो मल्टीपल सीजर्स है, मल्टीपल एपिलेप्सी है, उसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बेंजोडाइजेपिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कार्बामाजेपिन इज यूजफुल टू कंट्रोल साइकोमोटर एपिलेप्सी। कार्बामाजेपिन का यूज हम करते हैं साइकोमोटर एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। साइकोमोटर एपिलेप्सी क्या होती है, अगर एपिलेप्सी हमारे जो ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होता है, अगर एपिलेप्सी के कारण हमारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब अफेक्ट हो रहा है तो उसे हम साइकोमोटर एपिलेप्सी कहते हैं। यानी साइकोमोटर एपिलेप्सी हमारे ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होता है उसको अफेक्ट करती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कार्बामाजेपिन का यूज करते हैं। तो ये सारे ही ड्रग्स एंटी कन्वल्सेंट हैं। नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि किस किस कंडीशन में हमको एंटी कन्वल्सेंट ड्रग पेशेंट को नहीं देनी है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट हु हैव हाइपर सेंसिटिव टू ड्रग। मतलब अगर कोई पेशेंट एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रहा है तो उनको हम नहीं देंगे। ऐसे ही सेम प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एंड हिपेटिक इम्पेयरमेंट, यानी अगर किसी पेशेंट को लीवर इम्पेयरमेंट या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं देंगे। और सीवियर रिस्पायरेटरी डिसीज, अगर कोई पेशेंट को सीवियर रिस्पायरेटरी डिसीज़ है तो उन पेशेंट को हम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, और अगर देनी भी पड़ती है तो साइकेट्रिस्ट के अंडर सुपरविजन में दी जाती है। वैसे तो दी ही नहीं जाती, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनके लिए है।
तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स, दूसरा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, और हिपेटिक इम्पेयरमेंट और सीवियर रिस्पायरेटरी डिसीज। मोस्टली ये 3 तो सब में ही, कोई भी ड्रग हो तो सब में नॉर्मली हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस में इन्हें लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। अगर हमने एंटी कन्वल्सेंट दिए तो एक तो डिजायरेबल इफेक्ट होते हैं जो हमको चाहिए, और एक अनडिजायरेबल इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं ड्रग्स के। तो एडवर्स की इफेक्ट क्या? ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस यानी पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है, नींद नहीं आएगी। फोटोफोबिया, फोटो से फोबिया होना यानी मीन्स लाइट का फोबिया। ड्रग डिपेंडेंस, हो सकता है पेशेंट ड्रग पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए। डिजीनेस यानी चक्कर आना। अटैक्जिया और नोजिया और वॉमिटिंग। अटैक्जिया का मीन्स है कि मसल कंट्रोल नहीं कर पाना, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं रहना, बॉडी का जो बैलेंस है वो कंट्रोल नहीं कर पाना। तो एडवर्स इफेक्ट हमने कुछ ही कॉमन लिखे, जैसे कि ड्राउजीनेस यानी इंसोम्निया, फोटोफोबिया यानी लाइट वगैरह से फोबिया होना, डर लगना। ड्रग डिपेंडेंस यानी ड्रग में डिपेंडेंट हो सकता है पेशेंट। डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं। अटैक्जिया यानी मसल कंट्रोल नहीं कर पाएगा पेशेंट, बॉडी बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और नोजिया, वॉमिटिंग। देन हम इसकी कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख लेते हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स की। नर्स शुड मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं टॉक्सिसिटी को तो उसको नर्स को मॉनिटर करना है, जैसे कि डिजीनेस या अटैक्जिया या नोजिया, वॉमिटिंग। नेक्स्ट, टीच द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ओरल हाइजीन। पेशेंट को ओरल हाइजीन क्यों मेंटेन करना, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। नर्स शुड टीच द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल। नर्स को पेशेंट को बताना है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें पेशेंट को बताना है कि जब भी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल लेता है तो। एसेस रिस्पायरेटरी स्टेटस बिफोर एंड ड्यूरिंग दिस थेरेपी। अगर हम किसी पेशेंट को एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दे रहे हैं तो उसके रिस्पायरेटरी स्टेटस को असेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देखा था कि अगर रिस्पायरेटरी से रिलेटेड मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनमें हम फिर ये ड्रग्स नहीं देंगे, तो इसलिए रिस्पायरेटरी स्टेटस चेक करना ज़रूरी है। डू नॉट मिक्स IV डाइजेपाम विथ अदर ड्रग्स इन सेम सिरिंज। जो हम डाइजेपाम दे रहे हैं अगर हम उसे IV दे रहे हैं तो हमें अदर ड्रग के साथ उसको मिक्स नहीं करना है सेम सिरिंज में। तो पहला तो हमें टॉक्सिसिटी के लिए देखना है, पेशेंट को ओरल हाइजीन के बारे में बताना है, पेशेंट को बोलना है कि उसको अल्कोहल अवॉइड करना है, थेरेपी देने से पहले उसके रिस्पायरेटरी को देखना है, थेरेपी देने के पहले भी और जब हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं तब भी, और हमें IV डाइजेपाम को मिक्स नहीं करना है अदर ड्रग्स के साथ सेम सिरिंज में। तो ये हो गई इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो हमने आज ये ओवरऑल एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बारे में देख लिया इन सिंपल एंड शॉर्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हमने इसकी डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेज, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके हमने पूरा ये एंटी कन्वल्सेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।